हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीष्म सर। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन के इस लेक्चर के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हम पढ़ेंगे। जनरली किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब लाइन का इक्वेशन हमें दिया होगा तो वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का ही होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम इस फॉर्मेट तक तो एटलीस्ट उसको ले जा सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन जो हमने पढ़ा था, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन था, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन था, या फिर पी अल्फा दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन था। उसमें लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट करके वहां से इंटरसेप्ट, स्लोप या पी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज जो स्टडी करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमें किसी क्वेश्चन के अंदर लाइन का इक्वेशन दिया है, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इन दैट सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सब्जेक्ट बी वाई, दैट इज टर्म कंटेनिंग y। तो ऐसा करने पे क्या बनेगा, माइनस ए एक्स माइनस सी बचेगा। सपोज मैं b को नीचे ले जाऊं तो उस सिचुएशन में माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ सी बाई बी, ऐसा कुछ बनेगा। अब इस वाले लाइन के इक्वेशन को अगर आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ऐसे सिचुएशन में m माइनस ऑफ ए बाई बी जितना मिलेगा एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बाई बी होगा। तो सपोज मुझे कोई एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस वाले लाइन के इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि अगर मैं यहां से लिख दूं 3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 6, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा 2। तो यहां से सीधा मुझे m यानी कि स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ 2/3 एंड y इंटरसेप्ट 2 होगा। यहां से क्लियर समझ आ रहा है कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो ऐसे में दिए हुए लाइन के जनरल इक्वेशन में से उसके स्लोप या y इंटरसेप्ट की वैल्यू को निकाल सकता हूं। वैसे ही अगर मुझे सेकंड केस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन या इंटरसेप्ट फाइंड करने की जरूरत पड़े तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। जनरली ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म था। अब हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप का कुछ लाइन का इक्वेशन दिया है। तो अगर यहां से मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू के सामने क्या होना चाहिए, 1। तो कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले हम अगर इक्वल टू के सामने ले जाए तो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू माइनस ऑफ सी के बराबर होगी। इस सिचुएशन में अगर मैं c को या माइनस सी से पूरे इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। अगर मैं x के कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाऊं यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई माइनस सी बाई बी दैट इज इक्वल्स टू 1, विच इज ऑफ द टाइप x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो ये सिचुएशन के अंदर अगर मुझे x इंटरसेप्ट लिखना है तो x इंटरसेप्ट माइनस ऑफ c बाई ए के बराबर होगा और y इंटरसेप्ट माइनस ऑफ c बाई बी के बराबर होगा, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। और वैसे ही अगर यहां पे लिखे तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर मुझे लाइन का इक्वेशन फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ये लाइन का इक्वेशन दिया है और लिखा है फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स,
ऐसी सिचुएशन में बच्चों इसका अगर इंटरसेप्ट निकालना है तो सीधी फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाई ए। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी थी 6, उसके आगे लग जाएगा माइनस और डिवाइड बाय ए यानी 2, तो ये आंसर बन गया -3। सिमिलरली अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी के बराबर होगा। c की वैल्यू अगेन 6, आगे माइनस साइन और b है हमारा 3, तो आंसर आ जाएगा 2, -2। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू है -3 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है -2। इंटरसेप्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि अगर इसको हम प्लॉट करें इस वाली लाइन को, तो x इंटरसेप्ट हमारा मिल रहा है -3 यानी कि कुछ ये पॉइंट, और y इंटरसेप्ट मिल रहा है -2 यानी कि ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में से हमारी लाइन पास होगी, तो कुछ ये टाइप का ग्राफ हमें लाइन का मिल जाएगा। ऐसे ही मैं दिए हुए लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। थर्ड है हमारा नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के बारे में अगर कुछ देखें तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन होता था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ या इस इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में या कुछ ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या है ऑब्जर्वेशन? तो सबसे पहले RHS देखो, RHS के अंदर क्या है P विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रॉम ओरिजिन, गिवन लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नोट डाउन करने लायक है, विच शुड बी और विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हमें कोई लाइन का इक्वेशन दिया है और उसके कांस्टेंट टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाए और अब वो पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, तो अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि हमें पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल एक चीज, ये एक ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो एग्जांपल लेते हैं, जब सपोज मुझे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म को जब सामने ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा -6। अब ये वाली पोजीशन में जो भी नंबर होगा वो कैसा मिलना चाहिए? इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि एक स्टेप ये बन जाएगा -2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और फिर आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू होगी। क्या कैलकुलेशन होगी वो भी हम थियरी कंप्लीट करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि जब हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तब वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो नेगेटिव है तो हम पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इक्वेशन है, हमें जो दिया हुआ इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का। अब इसमें x एंड y के जो कोएफिशिएंट है a एंड b, या फिर ऐसे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मिलने वाले नए कोएफिशिएंट, इनके स्क्वायर का समेशन 1 होना चाहिए। तो जब ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में कंपेरेबल हो जाए, यानी कि उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, तब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1। तो सेकंड ये होगा कि इन p ओमेगा फॉर्म और p अल्फा फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1, क्योंकि ये दोनों है कौन? cos अल्फा एंड sin अल्फा, और उनके स्क्वायर का सम होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा विच इज ऑलवेज 1। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन p अल्फा या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कब हो जाएगा? जब उसके राइट हैंड साइड पे एक पॉजिटिव टर्म प्रेजेंट होगी और x एंड y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन 1 हो जाएगा। अब कैसे ये कन्वर्जन होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने आगे देखा कि जब हम किसी भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी को नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y के स्क्वायर का समेशन 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये टाइप का कन्वर्जन कैसे होगा अब वो हम देखेंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लाइन का इक्वेशन है।
यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म को अगर सामने ले जाए तो बनेगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। अब ये वाली सिचुएशन के अंदर दो केस बनेंगे। एक केस 1 के अंदर क्या होगा कि इफ c इज ग्रेटर देन 0, सपोज ये वाला कांस्टेंट ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि ये पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल 5, इस c को आप 5 सोचो, तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ c। c खुद 5 है तो माइनस ऑफ c क्या बन जाएगा, -5। और हमने अभी आगे देखा था कि कांस्टेंट टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी आगे चल के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज -ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमने पूरे इक्वेशन को माइनस यानी कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सिचुएशन में दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन दी पी ओमेगा फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी 1। तो यहाँ पे a एंड b या -a एंड -b के स्क्वायर का समेशन 1 तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आगे क्या बनेगा, -a डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस -b डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर मैं इस वाले को x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p फॉर्म से कंपेयर करूं, तो ऐसी सिचुएशन में x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे हम वो चीज चेक करके देखते हैं कि अगर मैं -a डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस -b डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी होल स्क्वायर करके देखूं, तो वो बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि x एंड y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन 1 हो रहा है, और जो राइट हैंड साइड है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, अब ये p अल्फा फॉर्म से कंपेरेबल है और उस फॉर्मेट में ऑलरेडी है हमारे पास। तो देयरफॉर कंपेयर इक्वेशन 1 विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो यहां से क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos अल्फा इक्वल्स टू -a डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड sin अल्फा इक्वल्स टू -b डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तीनों एक साथ याद रखने से भी काम बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा आप अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हो। सपोज मुझे यहां से अल्फा फाइंड करना है, तो tan अल्फा अगर यहां से देखें तो वो होता है sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, माइनस साइन भी डिवाइड करने पे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा b डिवाइड बाय a दैट इज, अगर मैं अल्फा को सब्जेक्ट बना दूं तो वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो ये पूरी थियरी को यूज करके मैं p की वैल्यू c बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकाल सकता हूं, या फिर अल्फा को tan इनवर्स ऑफ b बाय a से फाइंड कर सकता हूं, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन अगर ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होती तो क्या होता, तो केस 2 में हम देखेंगे कि व्हेन c इज लेस देन 0, तो यहां पे हमने देखा था कि ax प्लस बी वाई की वैल्यू माइनस ऑफ c के बराबर है, और c खुद कैसा है, नेगेटिव। सोचो कि -5 है, तो अगर c खुद -5 है तो आगे लग गया -c, और -c लगने से अब माइनस ऑफ -5 क्या बन जाएगा, +5। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या थी, RHS ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू b और नॉर्मल फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच मस्ट बी पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। समझ आया, c को अगर मैंने -5 लिया तो माइनस ऑफ -5 पॉजिटिव बन गया 5, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब a एंड b दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, इसके स्क्वायर का समेशन 1 होगा, ऑलवेज जरूरी नहीं है, तो हमने उसका तो सॉल्यूशन देखा था, हम इक्वेशन को सीधा क्या कर लेंगे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें ये वाला जो स्टेप था नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा कि ax
प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी था, उसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड द इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा करने पे क्या बन जाएगा, ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सीधा मतलब क्या बन गया कि ये पी अल्फा फॉर्म से कंपेरेबल है, यानी कि यहां से कॉस अल्फा हमारा बन जाएगा ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा बी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर एंड पी की वैल्यू सी डिवाइड बाय और माइनस ऑफ सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जितनी होगी। और आगे अगर देखें, और एक यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगी, क्योंकि हमने इसको जब डिवाइड किया था तो माइनस साइन भूल गए थे लिखना। तो ये हमारे तीनों वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, और यहाँ से अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है तो वो वापस से tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए के बराबर ही मिल जाएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को मैं पी अल्फा फॉर्म में या उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अल्फा दैट इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फाइंड कर सकता हूं, और ओरिजिन की दी हुई लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूं, जो कि हमारा पी है। अब जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर हमें ये पूरी मेथड को फॉलो नहीं करना है तो उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि कन्वर्ट द गिवन लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो उस सिचुएशन में हमें ये पूरी मेथड कंपलसरी फॉलो करनी होगी। तो आपको थियरी के जो स्टेप है ये कंपलसरी इस थियरी के लिए याद रखने होंगे। अब एक और क्वेश्चन ये रहेगा कि दोनों केस के अंदर सपोज P को पॉजिटिव लेना भूल गए या कुछ गलती हो गई, तो जब फॉर्मूला से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक बार cos अल्फा माइनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और दूसरी बार में वो पॉजिटिव बन रहा है। तो इसको कैसे याद रखना है वो अब हम आगे देखेंगे। तो बेटा जैसा हमने देखा कि c ग्रेटर देन 0 के लिए हमें यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू माइनस ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा बी बाय ए एंड अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए मिल रहा है। वैसे ही P अगर फाइंड करें तो वो हमें मिल रहा है C माइनस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से उल्टा C लेस देन 0 के लिए cos अल्फा हमें मिल रहा है A बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा B बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा इक्वल टू बी बाय ए एंड अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। P हमें मिल रहा है C बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ C बाय, और यहाँ पे होगा प्लस। तो कुछ ऐसी वैल्यूज हमें मिल रही है। अब हमें फाइंड क्या करना था, P अल्फा फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में अगर ले जाना है तो एक तो हमें फाइंड करना होता है P और दूसरे अल्फा की वैल्यू। अगर दोनों केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा हमें एक ही फॉर्मूला से मिल रहा है टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए से, तो यहाँ से अल्फा हम लिख देंगे टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए, सीधा इसी फॉर्मूला से अल्फा मिल जाएगा। और दूसरा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, तो उसको फाइंड करने की हमारे पास मेथड क्या होगी कि जैसे C लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ C पॉजिटिव हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर है। और जब C ग्रेटर देन 0 है तब P हो रहा है मॉड प्लस C डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी एक पॉजिटिव टर्म है। यानी कि P अगर मुझे पॉजिटिव ही रखना है तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं मॉड्यूलस कंसीडर कर दूं C के आसपास और उसको डिवाइड कर दूं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे दोनों केस में मिलने वाले P के आंसर जैसा ही P का आंसर मिल जाएगा, और अल्फा तो एक ही फॉर्मूला से मिल रहा है। यानी कि इन सारी फॉर्मूला को अब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म के रिजल्ट को यूज करना है, यानी कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है, तो मैं सिर्फ इतनी फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम
x plus root 3y minus 4 equals to 0 and also find the angle of inclination of perpendicular with respect to positive x axis। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दो ही चीज फाइंड करने के लिए बोला है, एक है p और दूसरा अल्फा। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो रिड्यूस करना है ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में, हमें रिड्यूस दी इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म नहीं बोला है, वो टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन इस वाले में सिर्फ हमें p फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है, अगर लाइन के इक्वेशन को आप देखोगे तो वो है x प्लस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p सीधा बाय फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड c डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2 और आंसर आ जाएगा इसका 2। वैसे ही अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b यानी कि ax प्लस बी वाई रूट 3 बाय a दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हो जाएगा पाई बाय 3। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन x प्लस रूट 3y माइनस 4 का आंसर मिल रहा है 2, और वो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो x एक्सिस के साथ पाई बाय 3 का एंगल बना देगा। अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे, रिड्यूस x माइनस रूट 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो जब रिड्यूस वर्ड यूज किया है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो मेथड हमने आगे थियरी में डिस्कस की थी उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है क्वेश्चन को। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट हमको राइट हैंड साइड के सामने ले जाएंगे, यानी इक्वल टू के सामने ले जाएंगे, तो बनेगा x माइनस रूट 3y इक्वल टू माइनस 4। अब हमने देखा था कि जो इक्वल टू के सामने टर्म आ रही है राइट हैंड साइड में वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ पे वो कैसी मिल रही है, माइनस। तो हम इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बनेगा माइनस एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 4। अब x एंड y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन और उसका स्क्वायर रूट वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इन दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर रूट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 दी होल स्क्वायर दैट इज 2, ये 2 के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस रूट 3y बाई 2 इक्वल टू 2। अब अगर x एंड y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन करें तो वो 1 हो रहा है, साथ में राइट हैंड साइड की टर्म पॉजिटिव भी है, विच इज ऑफ द फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो जैसा उसने बोला था रिड्यूस दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म बन गया है, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है। आगे सपोज उसने पूछा होता कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, यानी कि p, तो p की वैल्यू अगर यहां से देखें तो कंपेयर करने से पता चल रही है p हमारा डायरेक्ट आंसर में क्या आ रहा है 2, और अगर यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos अल्फा है माइनस 1/2, साइन अल्फा है रूट 3/2। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम tan अल्फा फाइंड कर दे तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ रूट 3। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि ये tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 के बराबर है, यानी कि अगर tan अल्फा tan 2 पाई बाई 3 जितना है तो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई बाई 3। तो यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 2 पाई बाई 3 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, और लाइन का अगर जो इक्वेशन दिया है उसको रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है तो नॉर्मल फॉर्म में फॉर्मेट कुछ ये टाइप का होगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस रूट 3y बाई 2 इक्वल टू 2। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि लाइन के डिफरेंट फॉर्म के बारे में पता चल गया होगा। और अगर जनरल इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया है, तो उस सिचुएशन में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जैसे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू, स्लोप, इंटरसेप्ट, या
तो वो सारी चीज़ें कैसे फाइंड करनी है वो पता चल गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम कुछ लाइन के सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन की डिस्कशन करेंगे और किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस की डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.